आसी इस वक्त वेद के कमरे में थी और वेद ने जैसे ही आसी के पेट पर अपना हाथ रखा कि उसकी छुअन से आसी को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे यह छुअन अच्छी लगी या बुरी वो खुद समझ नहीं पा रही थी, पर वेद की छुअन से उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। आसी को आज वेद का बर्ताव काफ़ी अलग और अजीब लग रहा था। पहले उसकी बातें और फिर अब इस तरह की छुअन। आसी ने जब वेद के टच को अपने पेट पर महसूस किया तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही अटक गईं और आंखें बंद हो गईं। पर वेद की आखिरी बात सुनकर कि वो उसके साथ सुहाग दिन मनाना चाहता है, आसी के लिए वेद के कहे यह शब्द कहने भर की देरी थी कि आसी की बंद आंखें जो वेद की छुअन की वजह से बंद हुई थी, वो उसके कहे शब्द सुनकर अचानक से खुल जाती हैं और वो वेद के हाथों पर अपने दोनों हाथों को रखकर वेद के हाथों को अपने पेट पर से हटा देती है। वो इसलिए ऐसा कर पाई थी क्योंकि वेद ने ऐसा होने दिया। उसने आसी पर अपनी ताकत दिखाई ही नहीं थी। आसी को अपना हाथ अपने पेट पर से हटाते देखकर वेद के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे आसी के उसकी ओर देखने से पहले ही वेद ने छुपा भी लिया। वैसे भी वेद अपने एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर था। उसके चेहरे के भाव को नहीं समझ सकता था, कोई नहीं समझ सकता था कि वेद के दिमाग में कब क्या चलता है। आसी वेद के हाथों को अपने पेट पर से हटाकर वेद की तरफ मुड़ती है और अब वेद और आसी आमने सामने थे। वेद की नज़रें हमेशा की तरह शांत थीं। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह वही वेद है जो कुछ वक्त पहले तक आसी से बेशर्मी से बात करते हुए उसे अपने साथ सुहाग दिन मनाने की बात कर रहा था, और अभी इस तरह से शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनके बीच। और वहीं आसी जो वेद की तरफ घूर कर देख रही थी, वेद के शांत चेहरे को देखकर खुद भी एक पल को सोच में पड़ गई कि क्या यह वही वेद है जो उससे कैसी कैसी गंदी बातें कर रहा था और अभी इतना शांत खड़ा था, मानो कोई सन्यासी हो जिसे दुनियादारी और इन चीज़ों से कोई मतलब ही ना हो। यह बात आसी अपने मन में सोच रही थी और यह सब सोचते हुए आसी के दिमाग में वेद की अभी की गई हरकत और बातें घूमने लगीं, जो याद करते ही आसी की आंखों में वेद के लिए गुस्सा था। आसी की आंखों में पल पल बदलते एक्सप्रेशन वेद बखूबी समझ रहा था। बावजूद इसके वो चुपचाप खड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि आसी की नज़रों में यह गुस्सा और खामोशी आने वाली तूफान की ओर इशारा कर रही थी। जो वेद भी जानना चाहता था कि आसी अब क्या करेगी या क्या कहेगी, बस यही जानना चाहता था। वहीं आसी अपनी आंखों में गुस्सा और होंठों पर खामोशी लिए वेद की ओर ही देख रही थी। वेद को अब भी इतना शांत देखकर आसी की खामोशी अब बाढ़ की पानी की तरह उसके कंट्रोल के बांध को तोड़ते हुए वेद से कहती है, ये सब क्या है सर? हाँ, मतलब कुछ कह नहीं रही तो चुप हूँ, तो इसका मतलब कुछ भी कहोगे आप, कुछ भी करोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बोलिए, ये जो आपने हरकत की, इस बेशर्मी को आपकी डिक्शनरी में क्या कहते हैं? पता नहीं, पर मेरी डिक्शनरी में इसे लफुआगिरी कहते हैं। लफुआगिरी? आसी के कहे शब्द को वेद दोहराता है। उसकी अब तक की लाइफ में उसने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना था जो आज आसी उसे नाम दे रही थी। वेद के लिए शब्द सुनना काफ़ी अजीब था, इसलिए वो आसी की ओर देखकर कहता है, लफुआगिरी ये कौन सा शब्द है? मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। वेद की बातें सुनकर आसी कहती है, हाँ तो नहीं सुना तो क्या इसमें मेरी गलती है? पढ़ाई करने जाते हो आप सब विदेश में, अपने ही शहरों के टॉप स्कूल और कॉलेजों में, तो हिंदी कहाँ से आएगी? हिंदी कहाँ से आएगी? वेदासी की बातों को सुनकर एक बार फिर हैरान होकर कहता है, हिंदी कहाँ से आएगी से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सी लैंग्वेज आती हैं, पर तुमने जो ये अभी शब्द कहा था ना, मुझे लफुआगिरी, ये कोई हिंदी इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारा अपना बनाया कोई शब्द है। मैं खूब समझता हूँ। वेद की बात सुनकर आसी वेद के थोड़ा करीब आकर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, क्या कहा आप कि आप खूब समझते हैं? तो ज़रा मुझे बताएंगे, ये जो आपने कुछ वक्त पहले मेरे साथ हरकत की थी उसे क्या कहते हैं आपके शब्दों में? आसी की बातों को वेद खूब समझता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, पर नासमझ बनते हुए कहता है, कौन सी हरकत? बताओ, मैंने ऐसी भी कौन सी हरकत कर दी जो तुम आग बबूला होकर मुझे अपने दिए अजीब नामों से बुला रही हो? वेद अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। वहीं वेद की बातों को सुनकर आसी हैरानी से कहती है, अच्छा जी, आपको याद नहीं? वेद कहता है, नहीं, तुम बता दो। वेद की बात को सुनकर आसी गुस्से में कहती है, आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। अभी जो आपने मुझे छुआ, अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए आसी अपने पेट को देखकर फिर से वेद से कहती है,
आपने बिना मेरी परमिशन मुझे यहाँ जो टच किया और जो इतनी देर से आप मेरे साथ वो गंदी गंदी बातें कर रहे थे, आप उसका क्या? आसी की बातों को सुनकर अब बेद को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर मजाल है उस हंसी को अपने चेहरे पर आने दे। अभी अपने चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव लेकर कहता है, गंदी गंदी बातें मैंने कब की? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा जो गंदी बात हो या ऐसा कुछ किया जो गलत हरकत हो। आसी जो पहले ही बेद की बात सुनकर काफी करीब थी और यह बात सुनकर अपने गुस्से में और भी नजदीक आकर बेद के सामने आकर कहती है, अच्छा तो आपको याद नहीं कुछ भी कि आपने क्या गंदी बात की या क्या गलत हरकत की? बेद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपना चेहरा नामे हिला देता है, जो देखकर आसी गुस्से में बेद का बाई हाथ जिसे बेद ने उसे छुआ था वो पकड़ अपने पेट पर उसी जगह रख देती है और कहती है, कुछ याद आया? और वो जो आप मेरे साथ सुहागरात और सुहाग दिन मनाना चाहते थे उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब तो कुछ क्या बहुत कुछ याद आ गया होगा। आसी अपने गुस्से में ये भूल ही गई थी कि वो क्या कर रही है और वो बेद के कितने करीब थी इस वक्त कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। पर आसी को जैसे अभी कोई होश ही नहीं था। वो तो बस बेद को ये याद दिलाना चाहती थी कि बेद ने उसके साथ क्या किया और क्या कहा, पर यह बताने के चक्कर में वो बेद के कितने करीब आकर खड़ी थी और क्या क्या कर रही थी उसे खुद भी इस वक्त अंदाजा नहीं था इस बात का। वही बेद जो उस वक्त आसी के साथ जो भी कहा था या वो बस आसी को डराने के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त वो भी आसी की हरकत पर नाराज था उससे। बेद उस वक्त मजाक कर रहा था आसी के साथ, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। पर तब की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में बहुत फर्क था। आसी की करीबी, उसकी खुशबू, उसकी बातें और उसकी हरकत बेद का कंट्रोल अपने दिल और दिमाग के अंदर चल रहे एहसासों से लड़कर उसकी फीलिंग्स को लूज कर रही थी। आसी और बेद इस वक्त इतने ज्यादा करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। आसी को अब भी एहसास नहीं था कि वो बेद पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बेद के कितने करीब आ चुकी थी कि उनके बीच से हवा तक निकलने की जगह नहीं थी, और जिस वजह से बेद इस वक्त कैसा महसूस कर रहा था यह आसी नहीं समझ पा रही थी। वो तो बस बोलती जा रही थी और वहीं बेद जो आसी के इतने करीब होने की वजह से अपने एहसासों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें इस वक्त आसी के बोलते हुए होठों पर थी। बेद की नजरें एकटक आसी के उन होठों की तरफ देख रही थी जिस पर लगा डार्क रेड लिपस्टिक बेद को अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित कर रहा था। बेद से जब अब अपने एहसासों को कंट्रोल करना नहीं होता तो वो ऐसी हरकत कर बैठता है जिसे न आसी के होठों से बोलना बंद कर दिया, बल्कि आसी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बेद आसी के होठों पर अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। पहले बेद की किस काफी सॉफ्ट थी और हर बीतते समय के साथ ही बेद अपने उस सॉफ्ट किस के एहसासों में खोने लगा। आसी तो बेद की इस किस करने से ही हैरान थी, और अब बेद जिस तरह से उसे किस कर रहा था उस कारण आसी को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। आसी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आसी बेद को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आसी कहाँ नाजुक सी लड़की और बेद जिम में अपनी बॉडी बनाया लड़का, आसी तो उसे हिला भी नहीं पा रही थी और बेद तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और फिर कुछ पलों बाद ही बेद की वह पेशनेट किस की वजह से आसी को सांस लेने पर दिक्कत होने लग गई। बेद की इस तरह से किस करने और सांस न ले पाने के कारण आसी की आंखों में आंसू आ गए, और तभी बेद ने अपनी आंखें खोली थी, पर उसने किस नहीं रोकी थी। पर जब बेद की नजरें आसी के आंसुओं से भरी आंखों पर गईं, तो उस वक्त बेद अचानक से अपने होश में आया और उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा है, और अपनी हरकत का आभास होते ही बेद एक झटके के साथ आसी से दूर होता है। और इधर आसी जो पहले ही बेद की पैसनेट किस की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी, वो बेद के इस तरह से अचानक से छोड़ने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा गई। बेद आसी को लड़खड़ाते देख जब तक कुछ समझता और उसको पकड़ता, उससे पहले ही आसी वहीं नीचे दम से गिर जाती है, जिस कारण आसी के हाथों में पहनी उसकी चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ जाती है, और इस एहसास के डर से आसी के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। बेग जो आसी के सामने खड़ा था और ये सब जो इतने अचानक से हुआ था उस सबको समझता उससे पहले ही बहुत कुछ बदल गया था उस कमरे में, और वहां का माहौल भी काफी अलग हो चुका था। बेद की नजरें आसी की कलाई से आने वाले खून पर गईं, जो देख बेद को एहसास हुआ कि उसके होश खोने की वजह से क्या हो गया, और आसी के चेहरे पर दर्द देखकर बेद को भी अपने दिल में बुरा लगा, क्योंकि आसी की इस हालत और इस चोट की वजह वो खुद था।
अगर खुद को वो कंट्रोल में रखता तो अभी जो कुछ भी हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। वेद आसी के पास अपने घुटनों के बल जाकर बैठ जाता है और जैसे ही आसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसकी कलाई पर लगी चोट को देखने के लिए आसी अपनी जलती नजरों से वेद की तरफ देखती है, जिन नजरों को देखकर एक पल को वेद का दिल भी धक सा रह जाता है, क्योंकि आज वेद आसी की नजरों में अपने लिए गुस्से से कहीं ऊपर के भाव देख रहा था। जो क्या था वो तो वो भी नहीं समझ पा रहा था, पर यह गुस्से से कहीं ऊपर था। बेदासी की उन जलती नजरों को खुद पर देख एक पल को रुक जाता है, पर फिर कुछ सोचते हुए वो जल्दी से आसी का हाथ थाम लेता है और कहता है, आई एम सॉरी आसी, वो गलती। बेद इतना ही बोल पाया था कि आसी गुस्से में कहती है, गलती? हाँ बेद सर जी, गलती। और अजीब बात है कि आपसे सब कुछ गलती से होता है, और आप तो कुछ गलत करना तो दूर सोच भी नहीं सकते किसी के भी साथ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। आसी की बातों को नजरअंदाज करते हुए बेद आसी से कहता है, देखो आसी, सही या गलत का फैसला बाद में भी हो सकता है, पहले मुझे तुम्हारी चोट पर बैंडेज करने दो। देखो कट लग गया है, ब्लड भी आ रहा है। बेद ने यह बात आसी की चिंता करते हुए कही थी, और बेद की बातों और उसकी आवाज में आसी के लिए जो फिक्र और चिंता थी वो बखूबी नजर आ रही थी। पर आसी आसी के लिए बेद की कोई भी बात सच नहीं थी। उसका तो यहाँ इस घर में आने का मकसद भी यही था कि वो बेद को उसकी गलती का एहसास करा सके, कि अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए उसने किसी और की जिंदगी खराब कर दी थी। बेद फिर आसी से कुछ कहने को होता है कि आसी कहती है, दूर रहिए आप मुझसे, आप जब भी मेरे करीब आते हैं हर बार नया दुख एक नई चोट देकर जाते हैं। आसी की बात सुनकर बेद कहता है, आई नो यू आर राइट, बट ट्रस्ट मी आसी, मेरा विश्वास करो तुम, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करता, बस अच्छा करने के चक्कर में अक्सर कुछ गलत हो जाता है, या मैं ही गलत कर बैठता हूँ, खासकर उन लोगों के साथ जो मेरे लिए बहुत खास। वेद ये कहते कहते रुक जाता है। उसे समझ आ गया था कि वो अपने जज्बात के बहकावे में आकर क्या कहने वाला था, और इससे आगे की लाइन पूरा न करते हुए बात बदल कर कहता है, आई एम सॉरी आसी, आई एम रियली सॉरी। वेद की आवाज में इस वक्त एक उदासी थी जो आसी के साथ जो उसने बर्ताव किया उसके लिए ही था। आसी बेद की हरकत पर बहुत नाराज थी। वहीं बेद को भी इस वक्त अपनी की गई हरकत पर हैरानी थी कि वो कैसे खुद को कंट्रोल नहीं रख सका। वहीं बेद आसी से कुछ कहने को होता है कि आसी उसे धक्का देते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है, और बेद अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। आसी को बाथरूम के अंदर गए काफी देर हो गया था, और वो समझ गया था कि आसी उसकी वजह से ही बाथरूम से बाहर नहीं आ रही है। बेद को खुद भी इस वक्त आसी का सामना करने में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से वेद अपने दिमाग में कुछ सोच बाथरूम के पास जाकर गेट नॉक करता है, जिसकी आवाज बाथरूम के गेट से टिककर बैठी आसी के कानों में भी जाती है। बावजूद वो कुछ भी नहीं कहती। वेद समझ जाता है कि आसी उससे कोई बात नहीं करना चाहता तो वो भी नहीं था, पर इस तरह से उसकी वजह से आसी पूरी रात तो बाथरूम के अंदर नहीं रह सकती थी, और आसी ने जो लहंगा पहना था वो भी भारी था, और उसे पहनकर आसी को प्रॉब्लम हो रही होगी इस बात का भी अंदाजा था उसे। इसलिए आसी के कुछ न कहने पर भी वेद आसी की बात समझते हुए बाथरूम के गेट के पास जाकर अपनी तेज आवाज में कहता है, आसी देखो बहुत देर से तुम अंदर हो, अगर मेरी वजह से तुम बाहर नहीं आ रही तो मैं जा रहा हूँ बालकनी में सोने। इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, वरना कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए बालकनी में जा रहा हूँ। तुम बाहर आकर अंदर से बालकनी का डोर बंद कर सकती हो अगर मुझ पर विश्वास ना हो। देखो तुम बाहर आ जाओ और कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम बाहर आ सकती हो। वेद अपनी बात कहकर चुप होता है और आसी के जवाब की उम्मीद लिए कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहता है, पर आसी की तरफ से अब भी कोई जवाब न पाकर वेद अपने बेड के पास जाकर उस पर से अपने लिए एक तकिया लेता है और बालकनी में चला जाता है। वेद की बालकनी भी बड़ी थी, जहाँ काफी रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पौधे लगे थे, और उन फूलों के ऊपर कलरफुल लाइट जो वहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वहां एक छोटा सा काउच भी रखा था जिसका लुक बहुत प्यारा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वेद अपनी बालकनी में आता है, काउच की तरफ देखकर एक बार फिर पलटकर अपने कमरे की ओर देखता है, जहाँ से बाथरूम साफ नजर आ रहा था और बाथरूम का गेट अब तक नहीं खुला था। वेद एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने तकिए को उस काउच पर अच्छे से सेट करता है।
काउच बस 2 लोगों के बैठने के लिए ही था। उस पर बेद जैसे इंसान जिसकी हाइट काफ़ी अच्छी-खासी थी, उसके लिए इस काउच पर एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। पर और बेद ये बात अच्छे से जानता था कि उसके लिए इस काउच पर सोना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। पर फिर भी उसे आज की रात या ये कहें कि अब कितनी रातें इस काउच पर सोना पड़ेगा, ये तो वो भी नहीं जानता था। पर अब एक घर और एक कमरे में रहते हुए आसी की तरफ ध्यान न देना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। बेस सब बातें सोचते हुए उस काउच पर खुद को एडजस्ट करते हुए उस पर लेटने की कोशिश करता है, जो नामुमकिन था पर फिर भी जैसे-तैसे करके वो लेट जाता है और अपना एक हाथ अपनी आँखों पर रख लेता है। इधर दूसरी तरफ बाथरूम में आसी ने बेद की बात सुनी थी, पर कोई भी जवाब नहीं दिया। पर अब जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो आसी बाथरूम का गेट हल्का सा खोलते हुए अपना सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर एक बार अपनी गहरी नज़रों को पूरे कमरे में दौड़ाती है, ताकि वह ये देख सके कि वेद उस कमरे में है या नहीं, या जैसा उसने कहा था कि वह उस कमरे से बाहर जा रहा है, वह अपनी बात पर था या तुझे बाथरूम से बाहर निकालने के लिए झूठ बोला। आसी खुद में बड़बड़ाती है और अपनी गहरी नज़रों से पूरे कमरे में देखती है, पर वेद उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। ये देख वो गहरी सांस लेकर कहती है, क्या वह चले गए? इसका मतलब सच कह रहे थे। ये कह आसी अपना एक बार बाथरूम से बाहर निकालकर धीरे धीरे कदमों से कमरे में आती है और एक बार खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने के लिए पूरे कमरे में देखती है। और जब उसे अंदाजा हो जाता है कि वह उसके कमरे में बेद नहीं है, तो आसी एक नज़र अपने पहने कपड़ों को देखती है, जो उसने इस टाइम भारी लहंगा पहना था। यह देखकर वो अपनी शक्ल अजीब सा बनाकर कहती है, इतने भारी लहंगे में कौन ही सो सकता है, और इस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या करूं बाबा जी, आपने किस परेशानी में डाल दिया आपने मुझे। ये कहकर राशि इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर फिर वहां से सीधा बेड की अलमारी के पास जाती है। उसकी अलमारी खोलकर वो अपने पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े ढूंढने लगती है, पर बेड की अलमारी में उसे बस बेड के ऑफिस सूट और नॉर्मल कपड़े रखे दिखते हैं। उन्हें एक नज़र देखने के बाद आसी की नज़र बेड के नाइट सूट के सेट पर जाती है। आसी उनमें से बेड का एक नाइट सूट निकाल लेती है और कहती है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। कल मैं अपनी पहनने के लिए कपड़े घर से मंगवा लूंगी, या पलक से ही कहूंगी ले आने के लिए। यह कह वो जल्दी से वह कपड़ा लेती है और एक बार फिर बाथरूम में घुस जाती है। करीब 5 मिनट बाद आसी फिर से बाथरूम से बाहर आती है। इस टाइम बेद के कपड़े पहने थी। बेद के कपड़े आसी के दुबले पतले शरीर पर ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी के कपड़े मांग कर पहन रखे हों, जो काफी हद तक सही भी था। पर आसी उन कपड़ों में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसे ही ये पहन के खुद को देखती है। उसके बाद फिर उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है, जिसका गेट खुला था। ये देख वो धीमी चाल के साथ बालकनी में जाती है और उसकी नज़र वेद पर जाती है, जो उस काउच पर बड़ी मुश्किल से लेटा हुआ था। उसने आंखों पर अपना हाथ रखा था। वेद को इस तरह से देखकर आसी को लगता है कि वह सो गया। आसी करीब 1 मिनट वहां रुकती है, फिर वह जाकर बालकनी का गेट लगा देती है और अपने बेड के पास आती है सोने के लिए। बेड पर लेटती है कि फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, और फिर वह उठकर बालकनी की गेट की तरफ जाती है और आराम से बालकनी का गेट जो उसने खुद ही बंद किया था उसे खोल देती है, पर इस तरह जिसका बिल्कुल एहसास भी ना हो। उसके बाद आसी अपने कमरे का लाइट बंद करके बेड पर जाकर बैठ जाती है और ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। आसी, जो आज पूरे दिन में इतना ज्यादा थक गई थी, बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई थी। इधर कोई था जो जाग रहा था और गुस्से में था। आसी इस वक्त गहरी नींद में थी जब उसके कमरे का गेट खुलता है और एक परछाई धीरे धीरे से बेड पर लेटी आसी के करीब आती है। आसी, जो गहरी नींद में थी, वो परछाई कुछ पल गहरी नींद में सोती हुई आसी की तरफ देखती है, और वहीं उसकी नजरें आसी के ऊपर उसके पेट की तरफ जाती हैं, जहाँ पर आसी का ब्लैंकेट हट चुका था। और आसी ने जो इस वक्त बेद के कपड़े पहने थे, इसमें वो बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी कि आसी के मासूम चेहरे को देखकर, खासकर आसी को उसकी साइज के बड़े नहीं बहुत बड़े कपड़ों में देखकर, उस परछाई के चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है। और वो परछाई आसी को देखकर कहता है, कोई इतना मासूम भी होता है, तुम्हें देखकर जाना। इस मतलबी दुनिया में कोई इतना सच्चा तुमसे मिलकर जाना। सोचते थे ऊपर वाले ने बस मायूसी ही भरी है मेरी जिंदगी में। तुम इस कदर दिमाग में बस गई कि इस दिल ने तुमको अपना माना। इन कुछ लाइनों के साथ वो परछाई उस कमरे से बाहर चली गई।
रात का अंधेरा जो पूरी तरह से छट चुका था आसमान में, और उसकी जगह सुबह की सूरज अपना प्रकाश फैलाकर सबको उसकी गहरी नींद से जगा रहा था। आसी कसमसाते हुए अपने बेड पर इधर से उधर पलटती है और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। उसकी नज़रें सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ जाती हैं और फिर वो एकदम से अपनी नज़रें हर तरफ घुमाती है, तो उसे यह कमरा कुछ अलग सा लगता है और खुद को किसी और के कमरे में देखकर हड़बड़ाकर उठती है। एक पल के लिए तो आसी परेशान हो जाती है और वो जल्दीबाजी में बेड से उठने को होती है कि आसी की इस जल्दीबाजी के कारण ब्लैंकेट में उसका पैर फंस जाता है और वो मुंह के बल गिरने को होती है कि वो कुछ सेकंड के लिए डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जब कुछ देर तक उसे अपने शरीर पर किसी चोट का एहसास नहीं होता तो आसी धीमे से अपनी आंखों को खोलती है तो खुद को ब्लैंकेट के साथ हवा में पाती है और ये देखकर वो एक बार फिर हड़बड़ा जाती है और फिर गिरती उससे पहले ही कोई उसे मजबूत बाहों की पकड़ में मजबूती से घेर लेता है। आसी जब खुद को इतनी मजबूत पकड़ में महसूस करती है तो वो देखती है कि वो इस वक्त बेड के बाहों की मजबूत बाहों के घेरे में कैद थी, और ये देखकर आसी अपनी अलसाई सी आंखों से बेड को घूरते हुए कहती है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि किसी के घर उसके कमरे में ऐसे? ये बोल आसी एक नज़र बेड की ओर देखती है जो इस वक्त ऊपर से शर्टलेस था और कमर पर एक टॉवल बांध रखा था। बेड के शरीर पर पानी की बूंदें थीं जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि बेड इस वक्त शावर लेकर आया था। कुल मिलाकर बेड के शरीर पर बस एक टॉवल था इस वक्त, और बेद को इस वक्त इस तरह देखकर आसी हैरानी से कहती है, ओह, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना सर? मतलब एक लड़की के कमरे में इस तरह से आने का क्या मतलब? आसी की बातें सुनकर बेद घूरकर आसी की तरफ देखता है कि एक तो इस लड़की को उसने 2 बार गिरने से बचाया और ये पागल लड़की उससे पूछ रही है कि वो यहाँ कैसे? आसी जब बेद को अपनी ओर घूरते देखती है तो कहती है, क्या खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या आपने जो ऐसे घूर रहे हो आप? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आप मेरे कमरे में इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में क्या कर रहे हैं? आसी की बातें सुनकर बेद एक नज़र आसी पर डालता है जिससे उसकी नज़रें आसी के पहने हुए कपड़ों पर जाती हैं जो उसी के थे, और ये देखकर बेद अपनी एक उंगली आसी के चेहरे पर पॉइंट करता है और फिर अपनी वही उंगली को आसी के चेहरे से होकर उसके चेहरे से होते हुए उसकी नाक, होंठ और गले के पास लेकर जाता है। इस बीच बेद की उंगली ने आसी के चेहरे को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, बल्कि ऊपर से ही जैसे निशाना बना रहा था। वहीं आसी बेद की इस हरकत से अपनी आंखें और बड़ी करते हुए अपना गला तर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो आप? हटिए और छोड़िए मुझे। आसी की बात सुनकर बेद कहता है, हट जाऊं? जिस पर आसी अपना सर एक पपेट की तरह हाँ में हिलाती है। बेद फिर आसी से सवाल करता है, छोड़ भी दूं? आसी एक बार फिर पपेट की तरह हाँ में अपना सिर हिलाती है, जो देखकर वेद कहता है आसी से, एक बार और सोच लो, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो तुम नीचे गिर जाओगी, फिर चोट लगेगी और शायद कमर में भी लग सकती है, जिस वजह से तुम्हारी चाल भी बदल सकती है। और ऐसे में तुमको कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं और तुम और मैं, एक कमरा, पूरी रात। और यह बोल वेद की उंगली ने आसी के ऊपर पहने अपने कपड़ों पर अपनी उंगली फंसा लेता है। वही वेद की बातें और उसकी बातों में छुपा डबल मीनिंग को समझते हुए आसी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ वेद से कहती है, ये क्या नाप शनाप बोल रहे हो आप सर? छी छी, कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे साथ? आसी की बातें सुनकर वेद फिर कहता है, तुम इस वक्त मेरे नहीं हमारे कमरे में हो, मेरे कपड़ों में हो, मेरी बाहों में हो। इसका मतलब तुम भी तो मेरी हो। और अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुमको याद दिला दूं कि वो तुम ही थी जो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरे घर आई थी, मेरी वाइफ बनकर अपना पत्नी हक लेने। तो जब तुम इतना हक ले रही हो तो अपनी पत्नी पर एक पति होने के नाते यानी कि मेरा थोड़ा तो हक होगा ही ना, वाइफी। वेद ने आज पहली बार आसी को अपनी वाइफी कहा था, और वेद के मुंह से खुद के लिए वाइफी सुनकर आसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और कल की हर बात उसके जहन में घूमने लगती है और एक एक करके उसे सब कुछ याद आने लगता है। कैसे वो इस घर में आई वेद की पत्नी होने के नाते, वो रस्में, और फिर वेद के कमरे में आना, वेद की वो बातें, फिर आसी का बाथरूम में घुस जाना, फिर वेद के कपड़े पहनना। उसे अब सारी बातें याद आती हैं। ये उसका नहीं, वेद का ही कमरा है, और वेद नहीं, वो ही पूरी रात से वेद के कमरे में थी। वेद की हर बातें याद कर, जो कुछ भी वेद ने उससे कल से अब तक कहा था और अभी उसका इस तरह से वेद की बाहों में होना, आसी के दिल और दिमाग में एक जंग छेड़ चुका था।
और वहीं वेद आसी के चेहरे पर आते जाते भाव को गहराई से पढ़ रहा था, जैसे कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। आसी और वेद दोनों इसी तरह अपनी अपनी सोच में गुम थे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों अपने होश में आते हैं। उस आवाज को सुनकर वो लोग कुछ भी समझते उससे पहले ही एकदम से उनके कमरे का गेट खुलता है और देव अपनी ही धुन में दनदनाते हुए कमरे में आकर कहता है, भाई वो मैं कह रहा था कि देव इससे आगे कुछ भी कहता कि देव के आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई और देव की आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुल जाता है। वहीं अपने सामने देव को इस तरह से खड़े देखकर आसी और वेद दोनों सकपका जाते हैं और एकदम से एक दूसरे से अलग होते हैं। आसी जो खुद को देव के सामने इस अजीब सी स्थिति में देख खुद की हालत को समझते हुए जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग जाती है। वहीं आसी तो बाथरूम में चली गई थी, पर वेद अभी वहीं खड़ा था और वो अपने सामने खड़े अपने छोटे भाई को देख, जिसके बारे में वो अच्छे से जानता था कि देव अब बाल की खाल उतारेगा और उसके इस बाल की खाल जैसे सवालों से बचने के लिए अपनी आवाज को थोड़ा सा सख्त बनाकर कहता है, देव तुम यहाँ, तुम्हें इतना मैनर्स नहीं कि किसी के कमरे में जाते हैं तो डोर को नॉक किया जाता है। देव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वेद अपनी बात करके जल्दी से वहां से जाने लगता है कि वही देव अपने भाई की बातों को सुनकर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उसके भाई ने अचानक से आज उसको ऐसा क्यों कहा कि कमरे में आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। इससे पहले तो वह हमेशा से इसी तरह से अपने भाई के कमरे में आता था। उसने आज तक कभी डोर नॉक नहीं किया और ना ही कभी उसके भाई ने ही उसे ऐसा करने के लिए कुछ कहा था। देव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और एकदम से उसके दिमाग के सामने अभी आसी और बेद की जो नज़दीकियां थीं, वह मूवमेंट उसके मन में होकर उसके दिमाग तक फ्लैश लाइट की तरह ऑन हो गई। और बस ये सब याद आते ही उसे बेद की कई बातों का मतलब भी समझ आ जाता है। ये सब समझते ही देव के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई और वह गेट तक पहुंचे हुए अपने भाई यानी कि बेद के पास जल्दी से अपने तेज कदमों के साथ जाकर कहता है, वैसे भाई आज तक तो मैं कभी नॉक करके नहीं आया था, तो आज अचानक से आप मुझे ये गेट नॉक करने का प्रवचन क्यों दे रहे हैं? क्या कोई खास बात है? देव फिर वेद के मजे लेते हुए कहता है, वैसे तो मैं जब आया था भाई यहाँ, तो आप और आसी, उफ, सॉरी सॉरी, मेरी भाभी कुछ ज्यादा ही करीब थे। एंड आई थिंक जरूर मैं इस तरह से आया और आपके क्लोज ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स में खलबली मच गई। मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया। सो सॉरी भाई। अब जाकर मुझे आपके गुस्से और गेट नॉक करने के पीछे की असली मतलब समझ में आता है कि क्यों मुझे आपके कमरे में अब जो पहले कभी नहीं हुआ, कभी नॉक करके नहीं आया, अब मुझे गेट नॉक करके आना पड़ेगा। क्यों भाई, आपके कहने का मतलब यही था ना? भाई, देव भाई शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वेद देव की बात सुनकर देव की तरफ घूर कर देखने लगता है और उसके बाद वो देव से कहता है, या राइट छोटे, मुझे लगता है मेरा छोटा भाई आजकल कुछ नहीं बहुत कुछ समझने लग गया है और ज़्यादा समझना भी सेहत के लिए नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो आई थिंक मेरे इस तेज दिमाग वाले छोटे भाई यानी कि तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर जाना चाहिए। यू डोंट थिंक सो? कि तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम्हें इस वक्त इस कमरे में नहीं होना चाहिए था? सो प्लीज गो। वेद अपनी बात थोड़ी सीरियस टोन में देव से कही थी, जो सुनकर देव अपना मुंह बना लेता है। उसके बाद वेद खुद से देव का हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर करके गेट लॉक कर देता है और गेट से सटकर कुछ पल गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ जो कहा था वो बहुत हिम्मत करके जानता था। अगर वह थोड़ा सा भी अपनी बातों में लूज हुआ तो उसका जो ये छोटा सा ड्रामेबाज भाई है, वह अपने दिमाग में क्या से क्या सोचेगा और सबके सामने कैसे और क्या बोलेगा भगवान ही जाने। और वेद अपने छोटे भाई की इन्हीं सारी उटपटांग बातों से बचने के लिए वेद ने अपने झूठे गुस्से का सहारा लिया था। अब एकदम से वेद को याद आया कि आसी के पास पहनने के लिए कपड़े हैं नहीं और वह उस वक्त बाथरूम में थी, इसलिए वेद ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। करीब 10 मिनट बाद उसके कमरे का गेट एक बार फिर नॉक होता है। वहीं आसी अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। उसे तो यही लगा था कि अभी देव और वेद वहीं बाहर हैं। वहीं वेद के कमरे का गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वेद जब गेट खोलता है तो वहां पर एक सर्वेंट खड़ी थी और उसके हाथ में इस वक्त एक पैकेट था। वेद वह पैकेट ले लेता है और एक बार फिर से गेट लॉक करके वह पैकेट अपने कमरे के बेड पर रख देता है और बाथरूम के गेट के सामने जाकर गेट नॉक करके आसी से कहता है,
आसी, ये मैं हूँ। आसी बेद की आवाज़ सुन चुकी थी, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहती। वहीं आसी के कुछ भी न कहने पर बेद समझ जाता है कि आसी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। इसलिए वह आसी से कहता है, अच्छा आसी, मैं अभी बालकनी में जा रहा हूँ और बालकनी का गेट भी मैं बंद कर लेता हूँ। बेड पर तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। पता नहीं तुमको वो कपड़े पसंद आएंगे भी या नहीं, पर फिलहाल यही कर सकता था। तो तुम देख लो, जैसा ठीक लगे। तुम आराम से बाहर आ सकती हो और उस पैकेट को ले सकती हो। अगर तुम चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी बात बोलकर बेद वहाँ से चला जाता है। वहीं बेद की बात सुनकर राशि करीब आहिस्ते से बाथरूम का गेट खोलकर अपना सर बाहर निकालती है। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। उसकी नज़र अब बेड पर पड़े पैकेट पर जाती है और राशि चुपचाप से गेट खोलकर दबे पाँव जाकर वह पैकेट उठाती है और पैकेट खोलकर देखती है, जिसमें उसके पहनने के लिए कुछ कपड़े थे। ये देखकर आसी के चेहरे पर एक क्यूट स्माइल आ जाती है। उसके बाद आसी वह पैकेट लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम का गेट एक बार खुलता है और एक बार बंद होता है और ये आवाज़ बालकनी में खड़े बेद के कानों में बहुत अच्छे से आई थी। और ये आवाज़ सुनकर ही बेद को समझ आ जाता है कि आसी ने उसके दिए कपड़े ले लिए हैं और न जाने क्यों आसी को अपनी बात मानते देखकर, उसकी बातों पर विश्वास देखकर बेद के दिल में काफ़ी अच्छा सा महसूस होता है। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आसी बाथरूम से अब तक बाहर आ चुकी थी और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से अपनी साड़ी को ठीक करने पर ही था। उसे तो ख्याल ही नहीं था कि उसके अलावा भी कोई और था वहाँ, जिसकी नजरें बस उस पर थीं, और वो कोई और नहीं, बेद था। बेद आसी को बालकनी के गेट पर खड़े होकर एकटक आसी की खूबसूरती को निहार रहा था। बेद ने नहीं सोचा था कि वो आसी के पहनने के लिए जो कपड़े लाने को कहेगा वो एक साड़ी होगी। उसने तो बस ऐसे ही अपने एक आदमी से कहा था कि नई दुल्हन के पहनने के हिसाब से कपड़े लेकर आना, और उस बैग में साड़ी होगी। ये आसी को देखकर बेद ने जाना था। आसी पर वो मैरून रंग की गोल्डन वर्क की साड़ी आसी पर बहुत ज़्यादा फब रही थी, और इस मैरून कलर की साड़ी में आसी का गोरा रंग खिलकर निखर कर आ रहा था, जो देखने के बाद तो खुद बेद के भी होश उड़ गए थे। उसे तो खुद भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो न जाने कितनी ही देर तक आसी को ऐसे ही एकटक अपनी अपलक नजरों से देखता रहा। तभी अचानक से आसी, जो अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक करके अब साड़ी के पल्ले को अपने हाथ रखकर सेट कर रही थी, आसी को कुछ अजीब सा लगा। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है, या ये कह सकते हैं कि किसी की नज़रें उस पर हैं। और ये महसूस कर आसी का ध्यान बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ पर वेद बालकनी की गेट के पास खड़ा था और एकटक अपनी गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वेद को खुद की तरफ इस तरह देखते देखकर पता नहीं क्यों, पर आसी के दिल में एक बार फिर से अजीब, कुछ अलग सी बेचैनी होने लगी। और ये क्या थी, ये तो वो भी नहीं जानती थी। पर बेद की नज़रों को खुद पर देखकर आसी को बुरा नहीं लगा, बल्कि बेद को अपनी तरफ इस तरह देखते देखकर एक पल के लिए तो आसी की नज़रें भी बेद की नज़रों से जा मिली। और आलम यह था कि कुछ से कुछ सेकंड तक आसी और बेद की नज़रें ही शायद आपस में बातें कर रही थी। कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद अचानक से आसी को ही ख्याल आता है कि वह क्या कर रही है, और अपनी गलती को समझ आसी जल्दी से बेद की तरफ से अपनी नज़रों को फेर लेती है, जिससे बेद भी अपने होश में आता है। और तभी आसी बेद से कहती है, इस तरह से किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन के देखना बैड मैनर्स होता है। सर, क्या आपको इतना भी नहीं पता? आसी की बातें सुनकर बेद आसी से बिना कुछ कहे अब अपने कमरे में आता है और अपने टेबल पर से अपना फ़ोन लेते हुए अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। और जाते जाते अचानक से उसके कदम अपनी जगह रुक जाते हैं, पर वो ना पलटता है और ना ही आसी के पास आता है, और अपनी जगह पर खड़े रहकर बिना आसी की ओर देखे कहता है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन वाइफी, ये कमरा और इस कमरे में दुल्हन की तरह खड़ी तुम, यानी कि मेरी वाइफ, अब समझ लो कि कहाँ और कब मैंने किसी अनजान लड़की को देखा है। और अगर देखा है तो इसमें गलती मेरी बीवी की है, मेरी नहीं, जो उसे बातें भूलने की बीमारी है। वेद अपनी बात बोलकर कमरे से बाहर आ जाता है। वही आसी वेद की बातें सुनकर अपना मुंह खोल लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वेद बातों ही बातों में उसे अपनी पत्नी और भुलक्कड़ बोलकर गया है। आसी की नजरें गहरी हो जाती हैं उस तरफ देखकर जिस तरफ से वेद अभी गया था, पर अब वेद जा चुका था और आसी भी जल्दी से रेडी हो जाती है। अब इस कमरे में वेद रहता था, जो एक लड़का था।
तो उसे कहाँ इस कमरे में लड़कियों वाला कुछ भी मिलता। आसी अपने हिसाब से रेडी होकर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है। आसी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उसकी पलकें इस वक्त झुकी हुई थी और आसी का यह रूप इस वक्त कयामत डा रहा था। बेग जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खा रहा था और देव उसके बगल में बैठा था और उसका ध्यान जब आसी पर जाता है तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने आज से पहले भी आसी को कितनी बार क्यों ना देखा हो, पर आज जो आसी का लुक था, देव भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि आसी की सादगी में भी एक कयामत की खूबसूरती झलकती थी और वो अपने सामने मेकअप में सनी लड़कियों को भी अपनी सादगी से हराने का दम रखती थी। और ये बात आज देव भी आसी की खूबसूरती देखकर समझ गया। देव अपनी तिरछी नजरों से एक बार बेद की ओर देखता है, जिसका फोकस अपने नाश्ते पर था और वो अपना सर झुकाकर नाश्ता कर रहा था। बेद की इस हरकत पर देव अपना सर नामे हिला देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई कितना ज्यादा बोरिंग इंसान है। तभी तो उसकी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात थी, एक भी फीमेल दोस्त नहीं थी, स्कूल से कॉलेज तक। देव अपने मन में यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी आंखों के सामने सुबह का वो पल एक खूबसूरत छवि की तरह घूमा, जब वो अचानक से अपने भाई के कमरे में चला गया था। और उस वक्त जो आसी और वेद इतने करीब थे कि वो करीबी देव ने भी देखा था। और वो याद आते ही देव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई और वो अपनी कोहनी से वेद को हल्के से मारता है। और देव की इस हरकत पर वेद जो नाश्ता कर रहा था, अपने नाश्ते से अपना ध्यान हटाकर अपना सर उठाकर एक नजर देखता है और देव को देख वेद अपनी गहरी नजरों से उसे कुछ कहता कि उससे पहले ही देव अपनी आंखों का इशारा किसी दूसरी ओर करता है। वहीं देव की नजरों को किसी और तरफ जाते देखकर वेद की भी आंखें उसी ओर मुड़ जाती हैं। वहीं वेद अपने सामने के नजारे को देख उसकी आंखें बस उसी ओर रुक गईं और वेद के हाथों में पकड़ा उसका चम्मच एकदम उसके हाथों से छूटकर टेबल के नीचे गिर जाता है। वेद की हरकत पर देव मंद मंद मुस्कुराने लगता है और दोनों भाइयों की इस हरकत को वहां पर बैठा कोई और भी था, जो उन दोनों भाइयों की हरकत और चेहरे की चमक को देख लेता है। तभी दादी माँ भी वहां आती हैं और दादी माँ को देखकर आसी झुककर उनके पैरों को छूती है। तो दादी माँ खुशी से आसी के सर पर अपना हाथ रखकर उसके अखंड सौभाग्यवती और दूधों नाव पूतों फलों का आशीर्वाद देती हैं। आसी और बेद जब दादी माँ के मुंह से दूधों नाव पूतों फलों का आशीर्वाद देती हैं, तो दादी माँ की बात सुनकर आसी और बेद दोनों खांस देते हैं और इत्तेफाक से दोनों के खांसने की टाइमिंग सेम थी। भाई आसी और बेद दोनों को साथ खांसते देखकर देव बेद के मजे लेते हुए कहता है, नॉट बैड नॉट बैड बड़े भैया, दोनों के रिएक्शन की इतनी सेम टाइमिंग, क्या बात है, इतना प्यार है ना दादी। देव बेद की टांग खिंचाई करते हुए दादी माँ से कहता है और दादी माँ देव की बात सुनकर कहती है, हाँ देव, प्यार तो है दोनों के बीच, तभी तो शायद हमारे पोते वेद ने अपनी शादी की बात तक हमें बताना सही नहीं समझा। 5 महीने, 5 महीने कोई कम वक्त तो नहीं होता ना, पर फिर भी इन 5 महीनों में हमारे पोते को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात हमें बताना चाहिए था। अरे हम तो खुशी होते ना। वहीं अपनी दादी माँ की बात सुनकर वेद कुछ भी नहीं बोल पाया और तभी देव एकदम से कहता है, क्या दादी माँ, आप उस बात के लिए परेशान हैं जो बीत चुका है, पर आप ये क्यों नहीं सोच रही कि हमेशा से लड़की और शादी के नाम से भागने वाले मेरे बड़े भैया आदरणीय वेद बंसल, जो एक नज़र किसी लड़की की ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाते थे, उन्होंने फाइनली शादी कर ली और हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए। और रहे 5 महीने तक अपनी शादी की बात छुपाने और किसी के सामने जाहिर ना करना, तो दादी माँ आप ये क्या पुराने जमाने वाली बात कर रही हैं। अरे आप तो मेरी आज के जमाने से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखने वाली कूल दादी माँ हो। आपने वो हनीमून पीरियड के बारे में नहीं सुना क्या? बस फर्क यह है कि नॉर्मली लोग 5 7 या 1 महीने के लिए जाते हैं और हमारे बड़े भैया ने 5 महीने का वक्त ले लिया। इसमें इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है ना। आप तो जानते हो ना दादी माँ, जो दुनिया करती है वो हमारे बड़े भैया कभी नहीं करते, बल्कि बिल्कुल हटके करते हैं, समथिंग डिफरेंट। दादी माँ, आसी और वेद को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये देव क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो दादी माँ को समझा रहा था या सबके सामने उनको एम्बरेसमेंट फील करवा रहा था। जिस तरह से वो सबके सामने इस तरह से दादी माँ से उन दोनों के हनीमून की बात कर रहा था, वेद और आसी का मन कर रहा था कि सबकी नजरों से खुद को छुपा ले।
या तो देव का सर फोड़ डाले। देव कितना नहीं, हद से ज्यादा अपना फालतू दिमाग यूज कर रहा था। राशि के दिमाग में तो यही बात घूम रही थी, हनीमून, और वो भी 5 महीनों का। भाई बेद देव की बात सुनकर कहता है, देव अपना ये फालतू दिमाग ना बिजनेस में चलाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है मैंने होटल की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर कम रखी है, और अब उस जिम्मेदारी को बढ़ाने का सही वक्त आ गया है। क्यों, है ना देव? काम ज्यादा होगा तो दिमाग भी बस काम में ही चलेगा, ना कि कहीं और। वेद की बात सुनकर देव अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई भाई? एक तो मैं आपको दादी माँ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था, और आप हो कि मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर काम का ओवरलोड दे रहे हो। आपको जरा भी फील नहीं होता ना कि आपकी बातों से मुझे कैसा फील हो रहा है? देव की बातों को सुनकर आसी हैरानी से देव की तरफ देख रही थी, क्योंकि जिस देव को वो जानती थी वो इससे बिल्कुल ही अलग था। और आज जो देव था वो इतना नटखट और शरारती, ये आसी को विश्वास नहीं होता अगर वो खुद सामने से देव की बातों को नहीं सुनती। और इधर पलक, जो देव की बातों को सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। देव की बातें और बातें करते वक्त जो उसके एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही ज्यादा फनी थे। पर इस वक्त पलक अपनी जॉब पर थी, और अब तो उसकी दोस्त आसी का ससुराल भी था, ये घर जहाँ उसे अच्छे से रहना था। भाई देव की बातों को सुनकर बेद कुछ कहता उससे पहले ही दादी ऐसी बात कह देती हैं जो सुनकर वहां मौजूद आसी और बेद को एक और झटका लगता है। और देव, जो शायद कहीं ना कहीं दादी की इस बात को कहने के पीछे की वजह थी, वो भी अपनी आंखों में चमक लिए कहता है, हाँ दादी, सच में आपकी बात बिल्कुल सही है। आखिर मैं कब तक इस घर में सबसे छोटा बनकर जीता रहूं? कब मुझसे भी कोई छोटा है जिस पर मैं भी अपने बड़े होने का रौब दिखा सकूं, बिल्कुल भाई की तरह, अपनी नजरों से घूर कर देख सकूं, वो भी अपनी नजरों से, बिल्कुल भाई की तरह, और उसका ख्याल रख सकूं, बिल्कुल भाई की तरह जैसे अब तक मेरा रखते आए हैं। देव की बातों को सुनकर जहां अब तक वेद की आंखें देव को घूर रही थी, वहीं अब वो आंखें बिल्कुल शांत हो गई थी। दादी माँ एक बार फिर कहती हैं, देव की बात बिल्कुल सही है। अगर तुम दोनों 5 महीने से हनीमून ही मना रहे थे तो हमें अब तक कोई अच्छी खबर सुनने को क्यों नहीं मिली? तुम दोनों की तरफ से हमारे पास ये खबर कब पहुंचने वाली है कि हम परदादी बनने वाले हैं? बोलोगे भी कुछ वेद? इन 5 महीनों में शायद तुमने मन लगाकर काम ही नहीं किया, तभी तो हमें अच्छी खबर अब तक नहीं मिली। जितना मन अपने होटल की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगाते हो, अपने हनीमून पर लगाए होते तो आज आसी बहू 4 महीने की ना सही, पर कम से कम 1 महीने की तो प्रेग्नेंट जरूर होती। वही दादी माँ की बातें सुनकर तो सबसे बेद के मजे लेने वाला देव भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कूल दादी इतना बोल्ड बात भी कर सकती थी। वहीं आसी का बस चलता तो वह जहाँ खड़ी थी वहीं एक गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाती। बेद के परिवार की बातें सुनकर आसी की हालत खराब हो रही थी। तभी शालिनी जी कहती हैं, ये सब क्या लगा रखा है आप सब ने? कुछ होश है कि कैसी बातें और कहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? नाश्ता टेबल पर लगा है, पर किसी को करना ही नहीं। आप लोगों के पास होगा फालतू टाइम, पर मेरे पास नहीं है। मुझे एनजीओ जाने के लिए देर हो रहा है। शालिनी जी ने बस इतना ही कहा था। दादी माँ कहती है, आज कोई कहीं नहीं जाएगा घर से बाहर, क्योंकि आज हमने आसी बहू की मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा है, तो हमें अपना पूरा परिवार साथ चाहिए और सामने चाहिए। दादी माँ की बातों को सुनकर देव कहता है, डोंट वरी माई कूल दादी, मैं यही हूँ। आप कहें तो आज क्या, कल परसों और उसके बाद के भी कल परसों तक रह सकता हूँ। देव की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, हाँ देव, घर पर ही रहो और किचन संभाल लो। आखिर घर में रहकर यही सब तो करना है तुमको। उनकी बात में गुस्सा था जो देव समझ रहा था, फिर भी दांत फाड़ते हुए कहता है, मॉम टेक ए चिल पिल। देव की बातें सुनकर शालिनी जी दांत पीसते हुए देव की ओर देखती हैं, और बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं शालिनी जी अपनी सास से कहती हैं, माँ सॉरी, बट मैं आज घर में नहीं रुक सकती। आज एनजीओ में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे जाना है। शालिनी जी ने बस इतना ही कहा था कि वेद की दादी माँ कहती हैं, शाम को मुंह दिखाई का फंक्शन होगा, तो शालिनी आपको ही मेहमानों की लिस्ट बनानी है। देखिएगा अपना कोई भी खास छूटे ना, और सभी मेहमानों की खाने का इंतजाम भी आपको देखना है। अब आप देख लीजिए कि घर या एनजीओ क्या जरूरी है आपके लिए, और आप दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगी। हम तुम्हें भी कहीं जाने से नहीं रोक रहे, बस जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है उसको अच्छे से पूरा करना। अब क्या कैसे करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। वही दादी माँ अपनी बहू शालिनी से अपनी बात कह देती हैं, जिसमें एक चेतावनी थी।
कि वो चाहे ना चाहे उनको जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर उसमें शालिनी जी की मर्जी बेशक से ना हो, फिर भी निभानी होगी। वहीं अपनी सास की बात सुनकर शालिनी जी गुस्से से वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी उनके आगे कुछ भी और कुछ कहने का कोई फायदा जो नहीं था। वहीं अपनी कूल दादी को अपनी खुद की मोम की बोलती बंद करते देखकर देव सीटी मारते हुए बोलता है, ओए होए दादी तुसी तो ग्रेट हो, इसलिए तो मेरी दादी फेवरेट हो। आपने तो आज हिटलर की भी बोलती बंद कर दी। वही देव की बात सुनकर दादी माँ भी हंसने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा अच्छा बहुत हुई तारीफ, अब सब अपने अपने कामों में लगो। और देव, ये हमारे घर की नई बहू के लिए फंक्शन रखा गया है, तो ख्याल रखना कोई कमी ना रहे। ऐसे तो हम चाहते मुंह दिखाई का फंक्शन अपने होटल में भी रख सकते थे, पर हम चाहते हैं ये सब हमारे अपने घर से हो, तो सारी सजावट का काम मैं तुमको सौंप रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अपनी दादी माँ की बात सुनकर देव कहता है, ओके बॉस, आपको मेरी तरफ से किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस करता है देव बंसल। देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, वेरी गुड देव। अच्छा सुनो, तुम अपने साथ पलक को भी हेल्प के लिए रख लो। वो क्या है ना, आज हम अपनी पोता बहू के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तो बेचारी बच्ची बोर हो जाएगी और तुम्हारे साथ रहेगी तो कामों में मदद कर सकेगी। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी पलक को अपने साथ रखने में? दादी माँ की बात सुनकर जहाँ पलक हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगती है, क्योंकि उन्होंने उससे तो पूछा ही नहीं था कि उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सीधा देव से बोल दिया। ऐसा नहीं था कि उसे देव से कोई दिक्कत थी, बस देव के करीब रहने से उसे अलग सा महसूस होता था आजकल। वही देव अपनी दादी माँ की बात सुनकर अपनी तिरछी नजरों से पलक की ओर देखता है, जो अपने दोनों हाथों को मसल रही थी और चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी। और पलक की इस हालत पर देव को हंसी आ रही थी, जिसे उसने अपने होठों पर आने से कंट्रोल किया और अपनी दादी माँ से कहा, वैसे दादी माँ मुझे ज़रूरत तो नहीं है किसी की मदद की, क्योंकि आपका पोता बेस्ट है, बट फिर भी आप कह रही हैं तो ठीक है। आखिर मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? तो अब जाइए आसी, मेरा मतलब आसी भाभी के साथ टाइम बिताए और मैं उसके साथ अपना टाइम बिताता हूँ। देव की बात सुनकर पलक हैरानी से देव की ओर देखने लगती है। देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, क्या कहा तुमने? तुम टाइम? वही दादी माँ की बात सुनकर देव को समझ आता है कि वो जल्दी में क्या बोल गया। फिर अपनी बात को सही करते हुए बोलता है, अरे दादी माँ, मेरे कहने का मतलब था कि मैं और पलक मिलकर अपना पूरा वक्त आज इस फंक्शन को बेस्ट करने के लिए लगा देंगे, ताकि कोई कमी ना रह जाए। तभी दादी माँ कहती हैं, आसी बेटा आप मेरे साथ चलिए, मैं आज के लिए तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाई हूँ, तुम देख लो क्या पसंद है आज के लिए। वही दादी माँ की बात सुनकर आसी कहती है, दादी माँ मैं क्या पसंद करूँ? आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए वो मैं पहन लूंगी। आसी की बात सुनकर दादी माँ एक बार फिर ऐसी बात कह देती हैं, जो सुनकर आसी फिर हैरान हो जाती है। भाई वेद को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली को हो क्या गया है, आज जो अजीब अजीब बातें कर रहा है, खासकर उसकी अपनी दादी, जिनसे इस तरह की बात की उम्मीद वेद ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसी जैसे ही दादी माँ से ये कहती है कि वो क्या ही पसंद करे, वो उसके लिए जो भी पसंद करेगी वही आसी पहन लेगी। और आसी की बात सुनकर दादी माँ कहती है, हाँ हाँ आसी बहू, खूब समझ रही हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। सीधा सीधा न कहकर बात को घुमाकर कह रही हो कि तुम मेरे पोते, जो अब तुम्हारा पति बन चुका है, तुम उसकी पसंद के ही कपड़े पहनना चाहती हो, पर सीधे तरीके से नहीं कही और बीच में मुझे ले आई। क्यों, सही कह रही हूँ ना आसी बहू मैं? दादी माँ की बातों को सुनकर अब वेद बिल्कुल भी वहां नहीं रुकता और जल्दी से कहता है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वही वेद की बात सुनकर दादी माँ घूर कर उसको देखती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, बल्कि घर पर रहेंगे सब। पर वेद के जाने की बात सुनकर दादी माँ वेद की ओर देखती हैं और वेद दादी माँ को अपनी ओर देखते देखकर समझ जाता है कि उनके दिमाग में क्या बात चल रही है, जो समझकर वेद एक गहरी सांस लेता है और दादी माँ से कहता है, जानता हूँ दादी माँ, आपने कहा आज कोई कहीं नहीं जा रहा, पर यकीन मानिए बहुत जरूरी काम है। जरूरी नहीं होता तो क्या मैंने कभी आपकी बात काटी है? समझिए दादी माँ, नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बट आई प्रॉमिस कि मैं 1 से 2 घंटे में आपको यहीं पर घर पर मिलूंगा। फिलहाल मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए, बहुत जरूरी काम है, वरना सच में नहीं जाता। वेद की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, ठीक है, लेकिन बस 1 से 2 घंटे वेद, इसके बाद आप हमें अपनी नजरों के सामने चाहिए।
दादी माँ की बात सुनकर वेद कहता है, पक्का, और फिर जल्दी से निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद आसी के कमरे में इस वक्त एक ब्यूटिशियन थी, जो आसी को आज शाम में होने वाले मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार करने आई थी। हालांकि आसी ने इस चीज के लिए मना किया था, पर दादी माँ की बात के आगे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर बाद वो ब्यूटिशियन आशी से कहती है, आप जानती है मैम, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर एंड ग्लोइंग है कि हमें आपके फेस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आशी ने आज रेड कलर में गोल्डन सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग काफ़ी निखर कर आ रहा था, और आशी की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं था। भाई उस ब्यूटिशियन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आशी कुछ ज़्यादा ना कहते हुए बस थैंक्स कहती है। वही वो ब्यूटिशियन एक नज़र राशि पर अच्छे से डालकर कि कुछ कमी तो नहीं रह गई देखती है, और जब कंफर्म हो जाता है कि आशी आज के फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, यह देखकर वो ब्यूटिशियन बहुत खुश होती है और आशी को अच्छी तरह से तैयार करके वहां से चली जाती है। ब्यूटिशियन के जाने के बाद दादी माँ का आना होता है आशी के कमरे में, और वो आशी को देखकर उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमारी बहू को किसी की नज़र ना लगे। दादी माँ अपनी बात बोलकर आसी की बधाइयाँ लेती हैं, जो देखकर आसी दादी माँ की तरफ देखने लगती है, जो देखकर दादी माँ कहती हैं, हम जानते हैं कि तुम यह सोचकर परेशान हो कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमने तुमको ब्यूटिशियन से क्यों तैयार करवाया, और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। पर आज हमारे घर जो भी मेहमान आएंगे उनको तुम नहीं जानती, पर हम जानते हैं। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा मन भी, पर हम नहीं चाहते कि कोई चाहकर भी हमारी बहू और हमारे बेद की पसंद में खोट निकालने की कोशिश करे, और कोशिश करे भी तो बस तुम दिखो। दादी माँ ने अपनी बात बहुत साफ और सरल शब्दों में आसी से कह दी थी, जो सुनकर आसी को अच्छा लगा। कुछ देर बाद ही घर में मेहमान आना शुरू भी हो गए थे, और अब वक्त था आसी को सबके बीच लाना और उसकी मुंह दिखाई। आसी को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी इस वक्त इतने लोगों के बीच में जाने में। हालांकि आसी को किसी बात से डर नहीं लगा, पर आसी आज अपने ससुराल में थी, जहाँ अच्छे अच्छों को डर लगता है। वेद अब तक नहीं आया था, जो देखकर दादी माँ देव से कहती है, जरा अपने भाई को फोन तो लगाना, आखिर ये आज रह कहाँ गया है। कहा था इसे टाइम पर आने को, पर नहीं, काम काम और बस काम। इसकी जिंदगी में तो बस काम ही है। हमें तो समझ नहीं आता, जब काम में इतना ही बिजी रहता था तो आसी बहू इसे मिल कहाँ गई, और मिली तो मिली, झटपट शादी भी कर ली इसने। जो शादी और लड़की के नाम लेने भर से भाग जाया करता था या कोई बहाना बना लेता था, वहीं आसी जो उनके ही साथ खड़ी थी। दादी माँ की बात सुनकर उसका भी मन एक पल के लिए उदास हो गया। आखिर कैसे वो अपनी शादी का सच बताती कि किस तरह से उसकी और वेद की शादी हुई थी। शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से उनकी शादी बस 6 महीने तक की ही थी। उसके बाद ना इस शादी का कोई मतलब था, ना इस रिश्ते का। और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में से 5 महीने बीत चुके थे, और बाकी बचा था बस 1 महीना, और इस 1 महीने के बाद सब खत्म। ना रिश्ते, ना शादी, ना वो, और ना कुछ और। दादी माँ की बात सुनकर जहाँ आंसी उदास हो चुकी थी, क्योंकि कल से आज तक मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सच में भूल गई थी, पर अचानक से इस शादी का सच उसके जहन में आ गया। वहीं आंसी को देखकर देव कहता है, क्या बात है भाभी, आज मेरे भाई की जान लेकर ही मानोगी। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरे भैया की नजरें ही ना हटें। देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, नजरें तो तब हटेंगी जब नजरें जाएंगी, और नजरें तब जाएंगी जब ये साहबजादे आएंगे। देव जल्दी से फोन तो लगाओ अपने भाई को, हम आज उनको डांट लगाने वाले हैं बहुत ज्यादा। वहीं अपनी दादी माँ की बात सुनकर देव वेद को फोन लगाता है कि उसकी नजरें मेन गेट से अपने फोन पर किसी से बात करते हुए वेद पर जाती हैं, जो देखकर देव कहता है, कबूतरी का कबूतर कब तक अपनी कबूतरी से दूर रहता दादी, वो देखिए आ गया आपकी कबूतरी का कबूतर। देव की बातों का मतलब ना समझते हुए दादी माँ कहती हैं, कबूतर कबूतरी ये सब क्या बोल रहे हो देव, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, जरा साफ शब्दों में कहो। तभी पलक आकर कहती है, क्या दादी माँ, आप भी कुछ भी नहीं समझते। इनके कहने का मतलब है कबूतरी यानी कि आसी, और कबूतर यानी कि बेसर, जो सामने से आ रहे हैं। पलक की बात सुनकर दादी माँ उस ओर देखती है जहाँ से वेद आ रहा था, और वो देव से कहती है, ये बात तो हमें आसान शब्दों में भी तो बता सकते थे देव। वहीं देव की नजर इस वक्त पलक पर थी, और वो पलक को देखते हुए कहता है,
क्या फर्क पड़ता है दादी माँ, बात तो समझ आ गई ना अब आपको। और फिर पलक की ओर झुकते हुए, क्या बात है मोहतरमा, हमारे ना समझ अल्फाजों को भी आप बखूबी समझने लगी हैं आजकल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धड़कनें आपसे हमारे एहसासों की चुगली कर दियो, जिसे आप समझ कर भी ना समझ बनी बैठी हैं, जैसे कि बात की समझ ही नहीं है। देव की बात सुनकर पलक हैरानी से देव की ओर देखती है, तो देव पलक को अपनी ओर देखते देख पलक को आंख मार देता है और हंसते हुए वहां से दूसरी ओर चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट।